हाँ भाई, सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। लास्ट क्या था अपना? काउंटर करंट देखा था हमने और रेगुलेशन, ठीक है। हाँ भाई, तो लास्ट हम लोगों ने रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शंस चालू करा था। और रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शंस में किस हार्मोन की हमने बात की थी? वैसोप्रेसिन की। वैसोप्रेसिन यूरिन आउटपुट को बढ़ा रहा था या घटा रहा था? कम कर रहा था। यूरिन आउटपुट को कम कर रहा था, मतलब डाइल्यूट यूरिन या कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। और उसके अलावा वो किसके रूप में काम कर रहा था? वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर, और हल्का सा ब्लड प्रेशर बढ़ा रहा था। ये हमने लास्ट देख लिया था। ये लिख लिया था ना पॉइंट, वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर और इंक्रीजेस ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन में अब सेकेंड सिस्टम आएगा, रास। ठीक है, तो पहली चीज, रास का फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखना है। रास का फुल फॉर्म है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। अब एक सेकेंड, सबसे पहली चीज, ये वाला जो सिस्टम है, जो रास रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम, ये सिस्टम कब काम करता है? जब हमारे शरीर का ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। जैसे ही हमारे शरीर का ब्लड प्रेशर कम होगा, जीएफआर बढ़ेगा, सेम रहेगा या कम होगा? ब्लड प्रेशर घटेगा तो ब्लड का प्रेशर घटेगा तो फिल्ट्रेशन रेट भी घटेगी, यानी जीएफआर भी क्या हो जाएगा? कम। तो सबसे पहली चीज आपको ध्यान में रखनी है, यह सिस्टम कब काम करेगा? जब व्हेन ब्लड प्रेशर, या जिसको हम कह सकते हैं अब जीएफआर डिक्रीजेस। मतलब पहली चीज आपको ध्यान में रखनी है, रास सिस्टम का स्टिमुलस या रास सिस्टम एक्टिवेट कब होगा? जब ब्लड प्रेशर या जीएफआर घटेगा। जब ब्लड प्रेशर या जीएफआर घटेगा तो किडनीज में हमारे पास एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं जेजीए। जेजीए का फुल फॉर्म तो होता है जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस। स्ट्रक्चरली ये क्या है? अगर आपसे पूछ लिया जाए जेजीए है क्या, तो एक सेकेंड, जेजीए में आपके पास डीसीटी होता है। डीसीटी के अंदर सेल्स होते हैं जिसको हम कहते हैं मैक्यूला डेंसा। इसके साथ साथ कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं, लेसिस सेल्स। और कौन सा आर्टीरियोल होगा? एफरेंट आर्टीरियोल। इसकी बात हम करेंगे बाकी, बट अभी के लिए जैसे ही ब्लड प्रेशर या जीएफआर में गिरावट देखी जाएगी, जैसे ही वो कम होगा, किडनी का कौन सा हिस्सा है? जेजीए। जेजीए तीन स्ट्रक्चर से मिलकर बना है। किस किस से? एक तो एफरेंट आर्टीरियोल, एक डीसीटी के अंदर कौन से सेल्स होते हैं? मैक्यूला डेंसा, और दोनों को जोड़ के रखने वाले लेसिस सेल्स। अब इसमें क्या होगा? जेजीए से जेजी सेल्स जो हैं वो क्या सिक्रीट करेंगे? रेनिन। अब एक तो होता है RENIN, और एक अपन डाइजेशन में पढ़ते हैं RENNIN। ये डाइजेस्टिव एंजाइम है। प्रोटीन, दूध में कौन सा प्रोटीन होता है? केसिन। उसको डाइजेस्ट करने वाली एंजाइम ये रेनिन है, हाँ, इन्फेंट्स में। और ये जो रेनिन है ये हार्मोन के रूप में भी काम कर सकता है, एंजाइम के रूप में भी। मतलब ये रेनिन की खासियत ये है, इट एक्ट्स एज बोथ एन हार्मोन एंड इट एक्ट्स एज एन एंजाइम। ये हार्मोन एंजाइम दोनों के रूप में काम करता है। कहां से निकला? किडनी के जेजीए सेल से निकला, किडनी से है। अब ये कहां पहुंचेगा?
ये जाएगा ब्लड प्लाज्मा में, इट मूव्स टू ब्लड प्लाज्मा। जैसे ही ब्लड प्लाज्मा में पहुंचेगा, ब्लड प्लाज्मा में एक प्रोटीन पहले से मौजूद है जिसको हम कहते हैं एंजियोटेंसिनोजन। ये एक प्लाज्मा प्रोटीन है। एंजियोटेंसिनोजन आपके पास प्लाज्मा प्रोटीन एक्टिव फॉर्म में है, इनएक्टिव फॉर्म में है? जिसके भी आगे ओजन लगा होता है वो इनएक्टिव फॉर्म में है। अगर ये प्लाज्मा प्रोटीन है तो ये बना कहां होगा? शाबाश, ये बना कहां होगा? लिवर। तो लिवर में आपके पास इसका सिंथेसिस होगा और ये कहां पर आ गया? ब्लड प्लाज्मा में। ब्लड प्लाज्मा में रेनिन पहुंचा और रेनिन ने इस एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर दिया। तो रेनिन का काम क्या है? रेनिन ब्लड प्लाज्मा में आता है और ब्लड प्लाज्मा में आकर इनएक्टिव एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करता है। अब ये एंजियोटेंसिन 1 किसके पास जाएगा? लंग्स के पास, नियर द लंग्स। और नियर लंग्स तो कौन सा सर्कुलेशन होगा? पल्मनरी सर्कुलेशन। और लंग्स में या लंग्स के पास ये एंजियोटेंसिन 1 किस में कन्वर्ट होगा? एंजियोटेंसिन 2। ये एक एंजाइम होती है जो लंग्स से निकलती है, ACE। नाम याद रखो ना रखो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ये लंग से निकलेगी और लंग्स के नजदीक एंजियोटेंसिन 1 को किस में कन्वर्ट करेगी? एंजियोटेंसिन 2 में। ये एंजियोटेंसिन 2 के दो काम हैं। सबसे पहले तो ये खुद किसके रूप में काम करता है? इट फंक्शंस एज वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर। वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर का मतलब ब्लड वेसल्स को पिचकाएगा और अगर ब्लड वेसल्स को सिकुड़ेगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो GFR बढ़ेगा। वही करना था। ये पूरा सिस्टम कब काम कर रहा है? जब ब्लड प्रेशर GFR कम होता है तब ये सिस्टम ट्रिगर होता है। तो ये सिस्टम का काम क्या है? ब्लड प्रेशर और GFR को इंक्रीज करना। और वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर के रूप में कौन काम करेगा? एंजियोटेंसिन 2। इस एंजियोटेंसिन 2 का एक और काम है, ये बिल्कुल किडनी एड्रिनल ग्लैंड से स्टिम्युलेट किसको करेगा? एल्डोस्टेरॉन को। और एल्डोस्टेरॉन के बारे में आपको क्या मालूम है? ये एक हार्मोन है जो क्या करता है? इट स्टिम्युलेट्स सॉल्ट एंड वाटर रीएब्सॉर्प्शन। तो सॉल्ट और वाटर का रीएब्सॉर्प्शन कौन प्रमोट करेगा? एल्डोस्टेरॉन। कौन सा सिस्टम काम कर रहा है? रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। वापस सबसे पहले ये कब काम करेगा? रास सिस्टम कब ऑपरेट करेगा? जब हमारे शरीर का ब्लड प्रेशर कम होगा। ब्लड प्रेशर कम होगा तो अपने आप GFR कम हो जाएगा। अब काम तो फिर क्या निकलेगा? किडनी का कौन सा हिस्सा है? JG है, उसके अंदर होते हैं JG सेल्स। उससे क्या निकलेगा? रेनिन। ये रेनिन निकला कहां से? किडनी। और पहुंचा कहां? ब्लड प्लाज्मा। नहीं, पहुंचा कहां? ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा में उसको क्या मिला? एंजियोटेंसिनोजन, जिसको किसने बनाया था? लिवर ने। अब ये एंजियोटेंसिनोजन को रेनिन किस में कन्वर्ट करता है? एंजियोटेंसिन 1 में। अब ये है तो ब्लड में, अब ये लंग्स के नजदीक चला जाता है। लंग्स के नजदीक क्यों जाता है? क्योंकि लंग्स के अंदर उसको एंजाइम मिलेगी, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। वो इस एंजियोटेंसिन 1 को किस में कन्वर्ट करेगी? एंजियोटेंसिन 2। ये खुद किसके रूप में काम करेगा? वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर, ब्लड वेसल्स को सिकोड़ेगा जिससे ब्लड प्रेशर और GFR बढ़ जाएगा। इसके अलावा और क्या करेगा? एल्डोस्टेरॉन के सिक्रीशन को स्टिमुलेट करेगा जो सॉल्ट और वाटर को रीएब्सॉर्ब करेगा। तो रास सिस्टम कब काम करना चाहिए? जब ब्लड प्रेशर और GFR में गिरावट हो। और कैसा काम करना चाहिए? ब्लड प्रेशर और GFR को बढ़ा देगा। बना लो। मतलब स्ट्रक्चर बता दूंगा आपको मैं आगे।
लैसिस सेल्स होते हैं जो आर्टीरियल और डीसीटी को जोड़ के रखते हैं चिपका के। अभी इसको डायग्राम से बता दूंगा। वो 2D में दिख रहा है आपको, डीसीटी यहां दिख रहा है, एफरेंट यहां दिख रहा है। 3D में ये ऐसे होते हैं घूमे हुए, एकदम जस्ट उसके पीछे। ये 2D में दिख रहा है, 3D में इसको आप इमेजिन करोगे तो उसके जस्ट पीछे रहता है। बता दो लेट लेट आए क्यों आए, ये बता रहे हो? नहीं, पता है बस, मतलब जब भी कुछ भी चीज हो ना, एक चीज याद रखना। मतलब एक फैक्ट चेक ये है, जैसे कोई भी क्लासरूम हो वो, और किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का हो, मतलब जोधपुर है, कोटा है, सीकर है, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, कोई भी क्लासरूम है, एवरेज स्टूडेंट्स 80 से 200 तक होते हैं। तो कोई भी क्लासरूम में स्टूडेंट्स का जो संख्या है वो 80 से 200 तक होती है। एक पर्टिकुलर क्लासरूम में 250 हो सकती है, 60 भी हो सकती है, बट एवरेज 100 स्टूडेंट्स अगर मैं लेके चलता हूं, तो आपको क्या लगता है एक क्लासरूम से नीट में कितने स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं? 10। एवरेज अगर आप लो तो 10% तो इसका मतलब ये बाय डिफॉल्ट हर जगह एप्लीकेबल है। तो अपन एक सैंपल साइज ले रहे हैं कि 22 लाख स्टूडेंट्स नीट के लिए अपियर करते हैं या कोई भी कंपेटिटिव एंट्रेंस के लिए अपियर करते हैं, और एक क्लास अगर 100 स्टूडेंट्स की है तो हर क्लासरूम से 10 निकलेंगे। ये एक फैक्ट है। तो वो इस क्लासरूम के लिए एप्लीकेबल है, कोटा के क्लासरूम के लिए भी एप्लीकेबल है, पटना के लिए भी है, दिल्ली के भी लिए। तो आप एक चीज याद रखना, एक क्लासरूम में नीट क्लियर करने का परसेंटेज 10% ले रहा हूं मैं, मतलब 100 में से 10 निकलेंगे। अब मुझे एक चीज बताओ, 100 में से जो 10 निकल गए, बाकी जो 90 बचे वो सारे असफल या अनसक्सेसफुल होंगे? नहीं, बिल्कुल करेक्ट नहीं। 10 निकल गए, ठीक है, अब वो निकले, ठीक है, उनका एमबीबीएस हुआ, फिर पीजी क्लियर किया, वो सो एंड सो। 10 स्टूडेंट्स को मैंने एलिमिनेट कर दिया, मेरे पास बचे 90। अब इन 90 में सारे के सारे अनसक्सेसफुल? स्ट्रिक्ट नो, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इन 90 में से, तो इन, आप मुझे बताओ, इन 90 में से एक ऑन एन एवरेज रेशियो लो तो कितने स्टूडेंट्स को जीवन में प्रॉब्लम नहीं आएगी? करेक्ट, 60 स्टूडेंट्स। 90 में से 60 स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि वो 60 स्टूडेंट में से कोई एंटरप्रेन्योर बनेगा, कोई अपना बिजनेस चालू करेगा, कोई स्ट्रीम चेंज करके नया चीज ऑप्ट कर लेगा, कोई ड्रॉप लेकर आगे अगले साल सेलेक्ट हो जाएंगे, सो तो इसका मतलब बाकी 60 को प्रॉब्लम नहीं आ रही। तो 100 में से 70 स्टूडेंट्स को तो कोई जीवन में दिक्कत नहीं आएगी। प्रॉब्लम किनकी आएगी? जो बचे हुए 30% है। तो जो भी कर रहे हो, जैसा भी कर रहे हो, कोशिश ये करना कि वो आखिरी 30% में ना रहो। बस मेक श्योर कि और नॉट दैट 30% टाइप्स। आप उन 70% में रहो जो कुछ ना कुछ तो बढ़िया ही कर लेंगे। तो जब भी कुछ भी थॉट प्रोसेस आपका चल रहा है, जो भी लिख रहे हो, नहीं लिख रहे हो,
पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, सीख रहे हो नहीं सीख रहे हो, सोच रहे हो नहीं सोच रहे हो, मेक श्योर कि उस 30% वाले ब्रैकेट में ना रहो। ठीक है, ये डन नहीं? एक सेकेंड, ये आपके पास है ना। अब ये क्या है, ये 2D है। 3D में क्या होता है, ये जो है DCT और यहां से आने वाला एफरेंट आर्टीरियोल, इसकी 3D देखो तो ये इसके उपास में रहते हैं। ये 2D में ऐसे है, 3D में यूं है। तो यूं है मतलब इस DCT के ऊपर आपको क्या मिलेगा, एफरेंट आर्टीरियोल। तो एफरेंट आर्टीरियोल, DCT और दोनों के बीच के लेसिस सेल्स, ये पूरा स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, JGA। इसको है ना आप यूं इमेजिन कर लो, ये आपके पास PCT है, ये हेनले का लूप है, ये DCT है। 2D में तो क्या होता है, अपन एफरेंट आर्टीरियोल यहां बनाते हैं। नहीं ये तो ठीक है, हाँ ठीक है। तो आपके पास 2D में लगता है कि ये एफरेंट आर्टीरियोल और DCT एकदम अलग अलग है, लेकिन अब आप इसका 3D देखोगे ना, तो 3D में ये एफरेंट आर्टीरियोल और ये एकदम पास पास होंगे, यहां होगा। तो एफरेंट आर्टीरियोल, DCT और दोनों के बीच में कौन से सेल्स, लेसिस सेल्स। ये पूरा स्ट्रक्चर ही क्या कहलाता है, JGA। बट NCERT में ये टर्म्स लेसिस सेल्स और मैक्यूला डेंसा है ही नहीं। तो अगर बाय चांस ये भी पूछ लें कि JGA किससे बना होता है, तो आपको पता होगा DCT होगा, DCT के साथ एफरेंट आर्टीरियोल होंगे और दोनों को सपोर्ट करने वाले लेसिस सेल्स होंगे। ठीक है, यहां तक लिख लिया, डन। अच्छा अब मुझे बताओ, अगर ये रास सिस्टम काम कर ले और रास सिस्टम जरूरत से ज्यादा काम करेगा तो ब्लड प्रेशर और GFR जरूरत से ज्यादा बढ़ जाएगा, और अगर ब्लड प्रेशर और GFR जरूरत से ज्यादा बढ़ जाएगा तो उसको वापस कम करने के लिए एक मैकेनिज्म होना चाहिए। और वो मैकेनिज्म हमारे पास तीसरा आता है, जिसको हम क्या कहते हैं, ANF, एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर। ये एक पेप्टाइड हार्मोन है, कहां से निकलता है, हार्ट के एट्रियम वॉल से निकलता है। और ये किसके अगेंस्ट या किसके ऑपोजिट या किसके एंटागोनिस्टिक काम करेगा, रास के। इसका मतलब रास तो बेसिकली क्या है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर है। तो ANF क्या होगा, वैसो डायलेटर, और वो ब्लड प्रेशर और GFR को कम करने का काम करेगा। तो ये लिख लिया हो तो नेक्स्ट थर्ड आएगा ANF। ले लूं आगे, एंजियोटेंसिन 1 कोई काम नहीं करता। हां, लंग्स के पास है तो ब्लड में, नियर पल्मनरी, मतलब देखो मैंने लिखा है नियर द लंग्स, सर्कुलेशन कैसा होगा, पल्मनरी, है तो ब्लड में ही। तो लंग्स क्या होती है, लंग्स ACE, ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम लंग्स में बनती है और लंग्स उसको ब्लड में फेंक देता है। तो उसके नजदीक में एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होगा। पल्मनरी सर्कुलेशन मतलब है तो ब्लड, लंग्स के पास वाला ब्लड। ठीक है, अब ANF, एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर। ठीक है, कैसा हार्मोन है, पेप्टाइड हार्मोन। कहां से निकलेगा, एट्रिया की, हार्ट की एट्रिया की वॉल से निकलेगा।
खुद वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर है या वैसो डायलेटर? वैसो डायलेटर है, किसके ऑपोजिट काम करेगा? रास के ऑपोजिट, यानी ब्लड प्रेशर जीएफआर को कम करने का काम। तो लिख लेंगे एएनएफ। इट इज अ पेप्टाइड हार्मोन it is a peptide hormone secreted by the atrial walls of the heart. It is a peptide hormone secreted by the atrial walls of the heart secreted by the atrial walls of the heart. फिर next point, it acts as a vasodilator. It acts as a vasodilator and hence keeps a check on RAS. It acts as a vasodilator and hence keeps a check on RAS. मतलब ब्रैकेट में आप लिख लेंगे functions antagonistic to RAS and decreases blood pressure and GFR. Functions antagonistic to RAS and decreases blood pressure or GFR. And decreases blood pressure and GFR. ठीक है, तो किडनी फंक्शन के रेगुलेशन में हमारे पास 3 बेसिक हार्मोन सिस्टम देखा अपन ने। वैसोप्रेसिन वाला देखा, जो वाटर रीएब्सॉर्ब करके यूरिन को कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, यूरिन के आउटपुट को कम कर रहा है। मतलब मुझे बताओ, गर्मियों में वैसोप्रेसिन का सिक्रीशन ज्यादा या कम? ज्यादा। और सर्दियों में कम। तो वैसोप्रेसिन का सिक्रीशन कम होगा अगर, तो ज्यादा यूरिनेशन या कम यूरिनेशन? ज्यादा यूरिनेशन, मतलब यूरिन का आउटपुट ज्यादा। इसलिए सर्दियों में सुसु ज्यादा आती, गर्मियों में कम आती है। एसी में ज्यादा क्यों आती है? ठंड है। तो किसका सिक्रीशन कम हो गया? वैसोप्रेसिन का सिक्रीशन कम हो गया। ठीक है, हम मतलब पूछ सकते हैं आपको, दरवाजे के इस साइड वैसोप्रेसिन कम, दरवाजे के उस साइड वैसोप्रेसिन ज्यादा। हाँ ठीक है। अब नेक्स्ट आएगा मिक्चुरेशन। मिक्चुरेशन का मतलब हाँ, मतलब अर्थात सुसु करने की प्रक्रिया। द एक्ट, एनसीईआरटी लिखती है द एक्ट ऑफ वॉइडिंग द यूरिनरी ब्लैडर। वॉइड का मतलब खाली करना। हाँ, ये सी करो करो, बढ़िया, बेहतरीन। तो इसका मतलब मिक्चुरेशन पहली चीज है। मिक्चुरेशन का मतलब है जब आप यूरिनरी ब्लैडर को खाली करते हो या यूरिनरी ब्लैडर को वॉइड करते हो ताकि यूरिनेशन हो सके, उसे क्या कहेंगे? मिक्चुरेशन। सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखिए, मिक्चुरेशन किसका एग्जाम्पल है? एक रिफ्लेक्स एक्शन है। मिक्चुरेशन किसका एग्जाम्पल है? रिफ्लेक्स एक्शन का एग्जाम्पल है। अब कैसे काम होगा? ठीक है, ये हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर ले लिया। हमने देखा था यूरिनरी ब्लैडर की एपिथीलियम किस प्रकार की थी?
शाबाश, ट्रांजिशनल एपिथेलियम जो स्ट्रेचेबल थी। तो आपके पास यूरिनरी ब्लैडर है। अब जैसे जैसे यूरिनरी ब्लैडर किससे भरने लगता है? यूरिन से। तो जैसे जैसे यूरिनरी ब्लैडर फिल होने लगता है, यूरिनरी ब्लैडर के सरफेस पर रिसेप्टर्स होते हैं और उन रिसेप्टर्स को हम क्या कहते हैं? स्ट्रेच रिसेप्टर्स। तो यहां पर मैंने क्या ले लिया? स्ट्रेच रिसेप्टर्स। तो अब क्या होगा? जैसे जैसे यूरिनरी ब्लैडर यूरिन से भरेगा, जैसे जैसे यूरिनरी ब्लैडर फिल होने लगेगा, कौन एक्टिवेट होंगे? स्ट्रेच रिसेप्टर्स एक्टिवेट होंगे। रिफ्लेक्स एक्शन अगर थोड़ा भी आपको याद है तो रिसेप्टर से शुरुआत होती है। जैसे रिसेप्टर्स एक्टिवेट होंगे, सिग्नल जाएगा किसके पास? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। और यह सिग्नल लेकर कौन जाएगा? सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन को हम एफरेंट पाथवे भी कहते हैं। इंफॉर्मेशन ले जाने वाला कौन सा न्यूरॉन होता है? सेंसरी या एफरेंट। फिर सीएनएस से वापस इंफॉर्मेशन लाएगा कौन? मोटर न्यूरॉन, या जिसको हम क्या कहते हैं? इफरेंट पाथवे। तो क्या हुआ? जैसे ही यूरिनरी ब्लैडर फिल हुआ यूरिन से, यूरिनरी ब्लैडर फिल होते ही कौन एक्टिवेट हुए? स्ट्रेच रिसेप्टर्स। स्ट्रेच रिसेप्टर्स एक्टिवेट हुए, सेंसरी न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन कहां पहुंची? सीएनएस। और सीएनएस ने मोटर न्यूरॉन के द्वारा इंफॉर्मेशन दो जगह पहुंचाई। एक तो यूरिनरी ब्लैडर की मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन। भाई अब यूरिनरी ब्लैडर की जो स्मूथ मसल्स होती हैं उनमें क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन। और नीचे आपके पास क्या होता है? यूरेथ्रा। यूरेथ्रा का जो स्फिंक्टर है उसमें क्या होगा? रिलैक्सेशन। तो यूरिनरी ब्लैडर तो क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट। यूरेथ्रा स्फिंक्टर क्या करेगा? रिलैक्स। और इससे आपके पास क्या आ जाएगा? यूरिन। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? मिक्चुरेशन। इसका मतलब क्वेश्चन आ रखा है पुराना, मिक्चुरेशन के दौरान अगर स्ट्रेच रिसेप्टर्स खराब हो जाएं या डिफेक्टिव हो जाएं, नो मिक्चुरेशन। रिफ्लेक्स एक्शन की शुरुआत ही कहां से हो रही है? रिसेप्टर। तो ये रिसेप्टर को ब्लॉक कर दो या ये रिसेप्टर खराब हो जाएंगे तो यूरिनरी ब्लैडर भरता रहेगा, लेकिन क्या नहीं होगा? मिक्चुरेशन नहीं होगा। अगर क्या डिफेक्टिव हो जाते हैं? स्ट्रेच रिसेप्टर्स। लिखेंगे, पहले पहले बना लो। बैंगनी मूत्राशय पहली बार ही है। मतलब यूरिनरी ब्लैडर को मूत्राशय कहते हैं। हाँ हाँ, हिंदी तो आपको लग रहा है उर्दू किसमें? फ्रेंच। मूत्राशय इज हिंदी फॉर यूरिनरी ब्लैडर। मूत्रण, मूत्र त्याग, मूत्र विसरण। ना, एक तो ये जमाने में 6 महीने का फर्क है आप में और मेरे में। आप 6 महीने बड़े हो, अच्छा हो, मैं दीदी नहीं कह रहा आपको। इस जमाने में इसका श्रेय स्टूडेंट्स को जाता है हिंदी आने का। क्योंकि जब मैंने पढ़ाना चालू करा था तो मैं इंग्लिश मीडियम लेता था, तो उस समय मेरे को ऐसा डर था हिंदी। मेरे पास 11th-12th में भी हिंदी नहीं थी, मेरे पास बायो मैथ्स था। मैंने सिर्फ हिंदी के डर से मैथ्स चुना। आई फियर्ड हिंदी। मुझे आज तक नहीं पता थी उस समय कि बड़ी ई कब आता है, छोटी ई कब आता है। तो हिंदी के डर के कारण मैंने बायो और मैथ्स लिया। मतलब मेरे को ऐसे बहुत ज़्यादा शौक नहीं था मैथ्स का, लेकिन हिंदी नहीं लेनी पड़े इसलिए बायो मैथ्स। सीबीएसई में ऑप्शन होता है हिंदी की जगह आप बायो मैथ्स ले सकते हो। तो मेरे पास बायोलॉजी और मैथ्स दोनों था, हिंदी नहीं थी। नहीं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, ये 4 और इंग्लिश, 5 सब्जेक्ट्स थे मेरे पास। आई वॉज डिसेंट एट मैथ्स, मतलब एक्सेप्शनल तो नहीं था बट डिसेंट इनफ। और प्रोबेबिलिटी और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन मेरा बहुत अच्छा है, तो छोड़ दिया। फिर जब पढ़ाना चालू करा तो हिंदी तो मेरे को वैसे ही डर था। तो उस समय स्टूडेंट आते थे कि सर हिंदी मीडियम की भी आप क्लास लो,
तो मैंने मना कर दिया, मैंने कहा नहीं, हिंदी मुझे आती नहीं तो मैं लूंगा नहीं। फिर उन स्टूडेंट्स ने बेचारों ने इकट्ठे होकर बोला सर आप एक काम करना, आप हमको इंग्लिश में पढ़ा दो, समझाओगे तो आप हिंदी में, हम आपको इंग्लिश आप पढ़ाओगे, हम हिंदी टर्म्स आपको बताते रहेंगे क्लास में। तो जैसे मैंने जेनेटिक्स पढ़ाना चालू करा था तो मैंने लिखा जेनेटिक्स, तो सभी स्टूडेंट ने बोला सर इसको हिंदी में आनुवांशिकी कहते हैं। वो बोले सर आप टेंशन मत लो, आप तो हमको इंग्लिश में पढ़ाओ, हिंदी टर्म्स हम खुद देख लेंगे। तो फिर मुझे शर्म आई, मैंने कहा यार जब वो पढ़ने के लिए इतना कुछ मेहनत कर सकते हैं इंग्लिश का हिंदी टर्म करने में, तो अपन ही थोड़ा एफर्ट डाल दें। तो पहले आनुवांशिकी, फिर अलेल्स होती हैं जिसको आप अलील्स अलील्स कहते हो, अलेल्स होते हैं वो, अलेल्स को कहते हैं हिंदी में युग्म विकल्पी। नहीं तो अलेल्स छोटा पूरा टर्म होता है अलेलोमॉर्फ्स, ये युग्म विकल्पी कहते हैं। एक ही जीन के दो विप्यारसी रूप को युग्म विकल्पी कहा जाता है। विप्यारसी इज ऑल्टरनेट, कॉन्ट्रास्टिंग। कमाल। अधो जीवा, हाइपो इज नीचे, इज अधो, और अधि इज ऊपर। हाँ डन, लिखेंगे मिक्चुरेशन। इट इज द प्रोसेस, ये आपका गिर जाएगा मूत्राशय, सीधा तो रखो उसको। अब पता है मूत्राशय अगर गिर जाए तो सुसु का डायरेक्शन क्या हो जाए? फव्वारा। लिखेंगे मिक्चुरेशन। इट इज द प्रोसेस ऑफ एम्प्टिंग और वॉइडिंग द यूरिनरी ब्लैडर। अरे कल ईद है भाई, कल नहीं है? अच्छा नहीं, मेरे को नहीं पता, मेरे को तो मार्केट कल ऑफ है इसलिए शेयर मार्केट। कल नहीं है, परसों है। अच्छा मतलब कंफर्म, इट इज नॉट टुमारो, इट इज डे आफ्टर टुमारो। ठीक है। ड्यू है, पर अभी पता है क्या, अभी मैंने 8 नहीं ऐसा पूरा नहीं छोड़ा है, 8 महीने के लिए, 8 महीने के लिए छोड़ रखा है नॉनवेज। अभी नहीं, बट दिवाली के बाद अभी मैंने नॉनवेज छोड़ा हुआ है। नहीं नहीं, वेगन क्यों, नॉनवेज मतलब ऐसे मेरे खुद के कॉन्शियसली छोड़ा है। हाँ हाँ, नॉनवेज में आता है मटन चिकन, हाँ सब छोड़ा हुआ है 6 महीने। हाँ हाँ, मतलब 2 महीने हो गए, 6 और रहे हैं काउंट डाउन निकल, बट इस साल जरूर। हाँ हाँ हाँ, तो ऐसे बता दूंगा अलग से, कारण है लास्ट में बताऊंगा। द एक्ट ऑफ एम्प्टिंग और वॉइडिंग द यूरिनरी ब्लैडर इज कॉल्ड मिक्चुरेशन। हाँ, इट इज अ प्रोसेस ऑफ एम्प्टिंग और वॉइडिंग द यूरिनरी ब्लैडर। EMPTYING, बिल्कुल सही। एम्प्टिंग, एक्सीलेंट। फिर नेक्स्ट, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। वॉइडिंग द यूरिनरी ब्लैडर, क्या ही खाली करोगे, लीवर तो नहीं कर सकते। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक, फिर नेक्स्ट पॉइंट, as the urinary bladder gets filled, as the urinary bladder
gets filled, the stretch receptors are activated, the stretch receptors are activated, and sends a signal to the CNS, and sends a signal to the CNS. CNS मतलब central nervous system via the sensory neuron, and sends a signal to the CNS via the sensory neuron. Next point, the CNS through the motor neuron, the CNS through the motor neuron stimulates, क्या स्टिम्युलेट करेगा? यूरिनरी ब्लैडर के स्मूथ मसल्स में तो कॉन्ट्रैक्शन और यूरेथ्रा के स्फिंक्टर मसल्स में रिलैक्सेशन. तो द सीएनएस थ्रू द मोटर न्यूरॉन stimulates contraction in the smooth muscles of urinary bladder, contraction in the smooth muscles of urinary bladder, and relaxation in urethra sphincter. Contraction in the smooth muscles of urinary bladder and relaxation in urethral sphincter. Sphincter का मतलब भी मसल्स होती है यूरेथ्रा की. And relaxation in urethra sphincter causing micturition. स्फिंक्टर बहुत सारे होते हैं, डाइजेशन में पढ़ते हैं अपन. गैस्ट्रोइसोफेगल स्फिंक्टर होता है, स्फिंक्टर ऑफ ओडी होता है, पाइलोरिक स्फिंक्टर होते हैं. स्फिंक्टर का मतलब मसल्स. वॉल्व का मतलब जरूरी नहीं है वो मस्कुलर हो सकते हैं, लेकिन उसमें कार्टिलेज भी हो सकता है. लेकिन स्फिंक्टर का मतलब प्योर स्मूथ मसल से बने हुए. ठीक है, तो आपके पास मिक्चुरेशन में कॉन्ट्रैक्शन किस में होगा? यूरिनरी ब्लैडर की मसल्स में. और रिलैक्सेशन किस में होगा? यूरेथ्रा के स्फिंक्टर में. फिर नेक्स्ट पॉइंट, एक नोट लिख लेंगे, मतलब नेक्स्ट. इन केस the stretch receptors become defective, in case the stretch receptors become defective, micturition will not occur. In case of stretch receptors become defective, there will be no micturition. ठीक है, अब यहां पर यूरिन का आउटपुट पर डे नॉर्मली कितना होता है? 1 से 1.5 लीटर. और इस 1 से 1.5 लीटर के अंदर कितना यूरिया पर डे निकलता है? 25 से 30 ग्राम. 25 to 30 eliminated पर डे. पीएच यूरिन का 6, बिल्कुल एसिडिक. कलर पेल येलो ड्यू टू यूरोक्रोम.
ये बिलीरुबिन बिलीवर्डिन से बनता है। हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन टूटता है, बिलीरुबिन बनाता है, बिलीरुबिन आगे फर्दर डिग्रेड होकर यूरोक्रोम बनाता है। आप इसमें अगर परसेंटेज हो तो 96% वाटर है, 2% यूरिया है और 2% दूसरे डिजॉल्व्ड चीजें। नहीं, जॉन्डिस में यूरोक्रोम नहीं होता, जॉन्डिस में बिलीरुबिन होता है। बिलीरुबिन येलोइश रंग का होता है, ये तो पेल येलो है, तो जॉन्डिस का मतलब है बिलीरुबिन के लेवल्स बढ़ गए हैं। तो उसके 2-3 कारण हो सकते हैं, मतलब मलेरिया में भी जॉन्डिस के सिम्टम्स आते हैं। दूसरा, आरबीसी जरूरत से ज्यादा नष्ट हो रहे हैं तो भी जॉन्डिस होगा, और लिवर काम नहीं कर रहा सही तरीके से तो भी जॉन्डिस होगा। हाथ पीले हो जाते हैं तो जॉन्डिस नहीं। जॉन्डिस में आंखें भी पीली पड़ जाती हैं, नाखून भी पड़ जाते हैं पूरा। जॉन्डिस अगर है और उसमें लिवर सही काम कर रहा है, इसका मतलब अनीमिया भी होगा। इफ योर लिवर इज ओके एंड स्टिल यू हैव जॉन्डिस, तो इसका प्राइमरी रीजन है कि आप में खून की कमी है, अनीमिया है। क्यों? क्योंकि आरबीसी नष्ट हो रहे हैं, ज्यादा आरबीसी नष्ट हो रहे हैं मतलब ज्यादा हीमोग्लोबिन टूट रहा है, ज्यादा हीमोग्लोबिन टूट रहा है इसलिए बिलीरुबिन के लेवल्स बढ़ गए हैं। तो उसे कहते हैं हीमोलाइटिक अनीमिया, मतलब आरबीसी के नष्ट होने से जो अनीमिया होता है वो आगे चलकर जॉन्डिस का रूप लेता है। तो अनीमिया होगा फिर जॉन्डिस, जॉन्डिस के बाद अनीमिया नहीं। इफ योर लिवर इज ओके एंड यू आर हैविंग जॉन्डिस, इट मींस यू हैव अनीमिया, क्योंकि हीमोग्लोबिन टूट गई तो क्या बनाएगा? बिलीरुबिन। ठीक है। अच्छा, अब यूरिन में आपके पास यहां पर एबनॉर्मल यूरिन, अब एबनॉर्मल यूरिन में 2 टर्म्स आपको ध्यान में रखने, ग्लाइकोस यूरिया और कीटोन यूरिया। ग्लाइकोस यूरिया का मतलब यूरिन में ग्लूकोज, और कीटोन यूरिया का मतलब यूरिन में कीटोन बॉडीज। तो ये दोनों किस बीमारी में होते हैं? डायबिटीज मेलाइटस एक बीमारी होती है। तो डायबिटीज मेलाइटस के 2 इंपॉर्टेंट सिम्टम क्या है? यूरिन में ग्लूकोज निकलता है और यूरिन में कीटोन बॉडीज निकलती हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग आ देंगे एबनॉर्मल यूरिन। ये कीटोन बॉडीज के बारे में कुछ मालूम है आप लोगों को? मतलब ठीक है, नाम तो ठीक है, बट ये कीटोन बॉडीज मतलब एक आपके शरीर में किसी भी ऑर्गेनिज्म, किसी भी इंसान के शरीर में कीटोन बॉडीज कब बनता है? या तो डायबिटीज से पीड़ित हो वो, या शाबाश, बहुत दिनों से भूखे व्यक्ति में भी कीटोन बॉडीज बनते हैं। और कीटोन बॉडीज पता करने का बेस्ट तरीका है उसके स्मेल, मतलब उसका जो ओरल स्मेल है उसमें आपको एसीटोन की बदबू आएगी। एसीटोन तो पता ही केमिस्ट्री में, तो एसीटोन क्या है? कीटोन। तो कीटोन बॉडी का सबसे कॉमन एग्जांपल जो आपके शरीर में बनता है वो है एसीटोन। तो अगर किसी के माउथ से या ओरल स्मेल में कीटोन्स की स्मेल आ रही है, इसका मतलब या तो वो डायबिटिक है या वो कई दिनों से भूखा है, मतलब उसके शरीर में कीटोन बॉडीज बन रहे हैं। तो ये लिख लिया आपने, ग्लाइकोस यूरिया ग्लूकोज इन यूरिन, कीटोन यूरिया कीटोन बॉडीज इन यूरिन, और इसमें लिख लेंगे फिर बोथ ग्लाइकोस यूरिया एंड कीटोन यूरिया, both glycose urea and ketone urea are symptoms of diabetes mellitus. ये उसमें पानी है, कोक है? पानी है। तो बाहर तो कोको कोला लिखा हुआ है। इसमें पहले कोक थी कभी? नहीं, मतलब कभी हुआ करती थी? नहीं, कभी नहीं आई इसमें कोक।
कभी नहीं आई। तो वाटर बॉटल लिख देते बाहर, मतलब ये गलत मैसेज जा रहा है ना। मैं पीता ही नहीं सॉफ्ट ड्रिंक। नींबू, शिकंजी, गन्ने का रस। मैं सॉफ्ट ड्रिंक सबसे खराब चीज, इसमें कचरा। गुड, कभी कभी ठीक है, मतलब ऐसे महीने में एक बार पी लिया, 2 महीने में एक बार। मैंगो शेक दूध के साथ, आमरस नहीं होता। आमरस इज डिफरेंट। अरे भाई, आमरस और मैंगो शेक एक चीज है, अलग चीज है। कैसे सेम चीज है? आमरस इज डिफरेंट, मैंगो शेक इज डिफरेंट। मैंगो शेक हैज, हाँ, आमरस डजंट हैव मिल्क, तो उसे आमरस नहीं कहते। वैसे भी गुलाब को गुलाब ना कहो तो उसकी खुशबू कम थोड़ी हो जाएगी। ऐसा शेक्सपियर ने कहा था। शेक्सपियर ने, इसलिए उसके बाद एक स्टेटमेंट दिया था, व्हाट्स इन अ नेम, नाम में क्या रखा है। गुलाब को आप कोई भी दूसरे नाम से बुलाओ तो भी उसकी महक वही रहेगी। तो आम रस को आप मैंगो शेक कहो या आम रस कहो, दोनों अलग ही चीज रहेंगे। हाँ, आम रस में ही कहता, हम तो आम रस में भी दूध मिलाते हैं। तो आप रोटी के साथ खाते हो उसको, रोटी के साथ, फुलके के साथ। आम रस को हिंदी में क्या कहते हैं? मैंगो शेक को हिंदी में मुझे नहीं पता क्या कहते हैं। मैंगो जूस होगा फिर रस, शेक कैसे रस होगा? तो मैंगो और क्या, आम रस बनता है ना, तो आम रस में पानी डलता है और आम शक्कर डलती है और आम का मलबा, और मैंगो शेक उसमें बनता है मिक्सी में। आम रस मिक्सी में बनता है। हाँ बनता है, सॉरी, बनता है। है ना? अरे हो गया, वैसे भी आम का सीजन खत्म, बारिश आ गई। अब एक सेकेंड चलो, ग्लाइकोस यूरिया और कीटोन यूरिया दोनों एबनॉर्मल यूरिन के एग्जाम्पल्स हैं, और ये किसके अंदर आएंगे? दोनों किस बीमारी का सिम्टम है? डायबिटीज मेलाइटस। अब मेरा एक सवाल है, एक व्यक्ति अगर बहुत दिनों से भूखा है, फास्टिंग, अगर फास्टिंग केस में है, तो उसके यूरिन में यूरिया की मात्रा सेम, ज्यादा या कम? वापस, एक आदमी बहुत दिनों से भूखा है, मतलब अ स्टार्विंग मैन विल हैव मोर, सेम और लेस यूरिया इन हिज यूरिन। सोच लो, क्योंकि मैं कारण नहीं पूछूंगा फिर। सेम क्यों? उसकी बॉडी में अभी भी मेटाबॉलिज्म चल रहा होगा, इसलिए यूरिया के लेवल सेम रहेंगे। ठीक है, और कोई? लेस क्यों? पानी तो पी रहा है, तो पानी से यूरिया बनता है। ऐसी कौन सी मशीन है शरीर में, पानी पी रहे हो यूरिया बन रहा है? पहली चीज, इसका जवाब आप तब दे पाओगे जब आपको यह पता हो कि यूरिया बन कैसे रहे। ऑर्निथीन साइकिल, ठीक है, वो तो यूरिया बनाने की साइकिल है, सही, बट किससे बन रहा है? शाबाश। और अमाइनो एसिड्स किस में मिलते हैं? प्रोटीन में। इसका मतलब हमारे शरीर में जो यूरिया बनता है वो प्रोटीन के टूटने से बनता है। लिवर में प्रोटीन्स होते हैं, उन प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन होता है, प्रोटीन्स टूटते हैं अमाइनो एसिड्स में, और वो अमाइनो एसिड यूरिया बनाते हैं। तो प्रोटीन के ब्रेकडाउन से यूरिया बनता है।
अब सवाल मेरा वापस, अगर एक व्यक्ति बहुत दिनों से भूखा है तो उसके यूरिन कम क्यों? देखो, आपके शरीर में एनर्जी सोर्स, सबसे पहले शरीर को एनर्जी कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट्स। इंस्टेंट एनर्जी, तुरंत एनर्जी कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स कम हो जाने के बाद, खत्म हो जाने के बाद एनर्जी फैट से मिलती है, और कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स दोनों जब खत्म हो जाते हैं तब एनर्जी प्रोटीन्स देता है। तो एक व्यक्ति जो काफी दिनों से भूखा है, इसका मतलब उसमें कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स डिप्लीट हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। तो एनर्जी देने में कौन काम कर रहा है? प्रोटीन। और अगर प्रोटीन एनर्जी बनाने में योगदान दे रहा है तो वो उसके अमाइनो एसिड्स यूरिया कम बनाएंगे, और इसलिए एक स्टार्विंग इंडिविजुअल में हमेशा उसके यूरिन में यूरिया के लेवल्स कम हो जाते हैं। किसके लेवल्स बढ़ जाते हैं? कीटोन यूरिया के लेवल्स बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो पहले अपना बात करेंगे यूरिया साइकिल, हेडिंग डालेंगे नेक्स्ट। पढ़ेंगे, एक मिनट पहले यूरिया साइकिल तो लिखें, फिर हम देखेंगे क्या होगा। यूरिया साइकिल को हम और किस नाम से जानते हैं? एक तो क्रेब, सिर्फ क्रेब नहीं है, क्रेब साइकिल तो टीसीए साइकिल भी होती है, इसे कहते हैं क्रेब हेंसेलिथ साइकिल। सबसे पहली चीज, यूरिया साइकिल या यूरिया बनेगा कहां पर? लिवर में। अग्नाशय बोलते हैं पैंक्रियास, किसको? यकृत। पित्ताशय गॉल ब्लैडर। पित्ताशय गॉल ब्लैडर, यकृत लिवर, अग्नाशय पैंक्रियास, किडनी को वृक्क, जिगर हिंदी फिल्मों में कहते हैं, जिगर इज लिवर बेसिकली, बट वो यकृत होता है। ठीक है, जिगर अब पता नहीं कहता। वो समीर को भी ये लगता था, इसलिए उतने गाने बना दिए उसने। नाइन्टीज और इनिशियल 2000 में फिल्मों में ज्यादातर जो गाने लिखता था, गीतकार जो थे, वो समीर थे। अभिषेक भट्टाचार्य भी है, जावेद अख्तर भी है, गुलजार भी है। मेरे को ऐसे अच्छे गाने पसंद है, वो पुराने हो अच्छे नहीं बनते, ऐसे नहीं, ऐसे तो बनते हैं। क्यों नहीं आता? ऐसे रॉक स्टार के म्यूजिक बहुत अच्छा है। अभी आरआरआर के गाने मुझे अच्छे लगते हैं, आरआरआर के गाने अच्छे हैं। बॉलीवुड में अभी रिसेंटली पठान के गाने अच्छे हैं। मैं जाता ही नहीं बीटीएस कौन है। अंग्रेजी गाने मेरे को समझ ही नहीं आते। कोरियन है यूं यूं। कौन? जंकू।
ठीक है, अच्छा अब एक मिनट, अब ये काम की चीज है इंपॉर्टेंट। सबसे पहली चीज, यूरिया साइकिल को हमने और किस नाम से जाना है? यूरिया साइकिल को हम क्रेब हेंसेलिड साइकिल या ऑर्निथीन साइकिल भी कहेंगे। पहली चीज, क्रेब साइकिल, यूरिया साइकिल होगी कहां पर? लिवर के अंदर होगी। और यूरिया किससे बनेगा? प्रोटीन के ब्रेकडाउन से। तो प्रोटीन आया, प्रोटीन टूटा, और प्रोटीन के ब्रेकडाउन से क्या बने? अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स का क्या होगा? डीएमिनेशन। डीएमिनेशन का मतलब है अमाइनो एसिड से कौन सा ग्रुप निकलेगा? NH2। तो अमाइनो एसिड्स का डीएमिनेशन हुआ, उससे कौन सा ग्रुप निकला? NH2। और ये NH2 किस में कन्वर्ट हो गया? अमोनिया में। अब हम लोग अमोनिया को एलिमिनेट नहीं कर सकते क्योंकि इतना पानी हमारे पास खोने के लिए है नहीं। तो हमने क्या किया? इस अमोनिया से क्या बनाना है? यूरिया। तो हमने एक और वेस्ट ले लिया, CO2। ये भी वेस्ट है। इसका मतलब सवाल आ जाए कि यूरिया एक्चुअल में किन वेस्ट को बॉडी से रिमूव कर रहा है? अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों वेस्ट यूरिया के फॉर्म में रिलीज हो रहे हैं। ये पूरा सीक्वेंस बता तो रहा हूं, अगर याद नहीं होता तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एनसीईआरटी में यूरिया साइकिल का जिक्र नहीं है। ये पूरा पाथवे याद रखने की जरूरत भी नहीं है। इतना याद रखना जरूर कि हो कहां रही है? लिवर में। और यूरिया बन किससे रहा है? प्रोटीन के ब्रेकडाउन से। नहीं, कोई नहीं पूछ रहा आपसे, ये पूरा सीक्वेंस आपसे कोई भी नहीं पूछ रहा एग्जाम में। हाँ पक्का, तो रिकॉर्ड हो रहा है, पकड़ लेना एग्जाम के बाद मेरे को, देखो सर आपने ये चीजें बोली थी। हाँ क्या 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 क्या? ये बहुत गलत बात है। ये याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं बता रहा हूं। चलो खैर, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड है। अब ये अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड जुड़कर क्या बनाएंगे? कार्बेअमाइल फॉस्फेट। और इसके लिए क्या खर्च होगी? ATP। अब ये कार्बेअमाइल फॉस्फेट किससे जुड़ेगा? ऑर्निथीन। ऑर्निथीन आपको पता होना चाहिए है क्या? ये भी एक अमाइनो एसिड है। और ऑर्निथीन और कार्बेअमाइल फॉस्फेट दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? सिट्रोलिन। तो ऑर्निथीन और कार्बेअमाइल फॉस्फेट मिलकर क्या बनाएंगे? सिट्रोलिन। सिट्रोलिन में एस्पार्टेट जुड़ेगा। एस्पार्टेट भी एक अमाइनो एसिड होता है। और उससे क्या बनेगा? आर्जिनोसक्सिनेट। आर्जिनोसक्सिनेट से फ्यूमरेट निकल जाता है। और ये फ्यूमरेट कहां जाता है? वो क्रेब साइकिल जो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। और क्या बन जाता है? आर्जिनिन। आर्जिनिन के साथ वाटर रिएक्ट करेगा और यूरिया और ऑर्निथीन वापस बना देगा। ये पूरे सीक्वेंस पे कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। यूरिया साइकिल के नाम याद रखना, कहां पर हो रहा है याद रखना, और किसके ब्रेकडाउन से बन रहा है, और कौन से वेस्ट रिमूव हो रहे हैं? अमोनिया और CO2। हाँ, ऑर्निथीन और कार्बेमाइल फॉस्फेट दोनों मिलकर सिट्रोलिन बनाएंगे। परसों क्या थर्सडे? अरे थर्सडे ना, मतलब तो मैं तो वैसे ही नहीं आ रहा। नहीं, मेरे को बुलाते ही नहीं है ये 3 दिन के वाला। बन गया?
क्या हुआ? NH3 H+ से? कहां से H+? एसिड तो हमेशा रहता है सेल के अंदर यार। H+ फ्री आयंस क्यों हमेशा रहेंगे? ये आपका माइलस्टोन टेस्ट की डेट क्या है? 16 जुलाई है। और मतलब नहीं, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज और एनिमल टिश्यूज तो है, और बॉटनी में सेल स्ट्रक्चर और सेल साइकिल है। पता नहीं, 5 चैप्टर होंगे फिर। हाँ, तो फिर सब में 5-5 होंगे। एक मिनट। हाँ हाँ, बॉडी फ्लूइड मेरे ख्याल से नहीं आएगा, अब बाकी वो भी अभी अपडेट आ जाएगा यार, मुझे नहीं मालूम। मेरे ख्याल से एनिमल टिश्यूज और ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज 2 चैप्टर ही होंगे। बॉडी फ्लूइड पहले माइलस्टोन में नहीं है। प्लानर तो पूछो क्यों नहीं दिया उनसे, मुझे क्या पता, देना चाहिए हमको। ये हर महीने एक बार नया कुछ आता है इनके, वो अपडेट तो अभी तक तो है नहीं ढंग से। अब 1 वीक तो ठीक है यार, अब हद से हद होगा तो एक, मतलब मुझे जहां तक मालूम है 2 ही है पहले माइलस्टोन में, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज और एनिमल टिश्यूज। विक्रम सर है ना, उनको पता होगा, उनसे पूछ लेना। विक्रम सर के पास वो रहता है पूरा शेड्यूल। पूरा तो नहीं, पर पहले 2 तो होंगे उनके पास होगा। बताएंगे नहीं, मैं पता करके बता दूंगा आपको। हाँ ठीक है, एक बार देखो तो यूरिया साइकिल में आपके पास लिवर में हो रही है। कब चालू होगी? जब प्रोटीन टूटेगा। प्रोटीन किस में टूटा? अमाइनो एसिड्स में। और अमाइनो एसिड से अमाइनो ग्रुप निकल गया, जिसको अपन ने क्या कहा? डीएमिनेशन। अब ये अमाइनो ग्रुप से क्या बन जाएगा? अमोनिया। टॉक्सिक है, ज्यादा पानी चाहिए, इसलिए अमोनिया एलिमिनेट नहीं होगा। अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर क्या बनाएंगे? कार्बेमाइल फॉस्फेट। ये कार्बेमाइल फॉस्फेट अब किससे जुड़ेगा? ऑर्निथीन से। दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? सिट्रोलिन। सिट्रोलिन में एस्पार्टेट का NH2 ऐड होता है और क्या बनता है? आर्जिनोसक्सिनेट। आर्जिनोसक्सिनेट से फ्यूमरेट निकल जाता है तो क्या बच जाता है? आर्जिनिन। और आर्जिनिन और वाटर रिएक्ट करके यूरिया और ऑर्निथीन वापस बना देते हैं। तो अब देखो, ये तो हमने बना लिया। अब जैसे मैंने यहां पर ले लिया लिवर, ठीक है, लिवर में क्या बन गया? यूरिया। तो मेरे पास यहां पर मैंने लिख लिया लिवर में यूरिया सिंथेसाइज। अब लिवर से कौन सी वेन निकलेगी? हेपैटिक वेन, शाबाश। तो लिवर से मेरे पास क्या निकलेगी? हेपैटिक वेन। ये हेपैटिक वेन आगे किसमें खुलेगी? बड़े वेना कावा, और वहां से वो कहां जाएगा? हार्ट में। फिर वो पूरा डबल सर्कुलेशन होगा, लंग्स में जाएगा, फिर वापस, फिर फाइनली आपसे पास क्या निकलेगा? अयोटा। और अयोटा से कौन सी आर्टरी है जो किडनी की तरफ लेकर जाएगी? अरे यार, आर्टरी लेके जाएगी ना। रीनल आर्टरी किस ऑर्गन में लेके जाएगी? किडनीज में। अब किडनी यूरिया को क्या करेगा? रिमूव। तो यूरिया रिमूवल किसका काम है? किडनी का। और किडनी से कौन सी वेन निकलेगी? रीनल वेन। तो इसका मतलब लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया किस में होगा? हेपैटिक वेन। और लीस्ट मिनिमम अमाउंट ऑफ यूरिया रीनल वेन में।
ठीक है, फिर एक्सेसरी एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर, किडनी के अलावा और एक्सक्रीशन में कौन काम करता है? स्किन, लंग्स और लिवर। वो वाला एसी बंद कराना है, रिमोट दे दो, ये रिमोट पीछे पास कर देना, बीच में वो बंद करना है। ठीक है, ये डन, हटा लूं? ये आपने इरेजर को कवच पहना रखा है, क्यों? इसको किसे खतरा है? तो इसका पर्पस ही डिफीट हो गया। ये अगर कवच के अंदर है तो ये मिटाएगा कैसे? ये यहां तक तो निकल गया, फिर घिस गया, फिर ओके, काला हो जा। कितना बढ़िया काम करता है जीवन में, गलतियां मिटाता है। डन, आगे। अब एक्सेसरी एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स। लिवर से क्या क्या निकलता है? कौन कौन से वेस्ट लिवर से निकलेंगे? यूरिया। क्या हमसा, यूरिया क्या कर रहे हो आप? बना रहा है वो, निकाल तो किडनी रही है यूरिया को। लिवर से क्या वेस्ट निकलता है? बाइल पिगमेंट्स, बिलिरुबिन, बिलीवर्डिन, डिग्रेडेड स्टेरॉइड हार्मोन्स, विटामिन्स और ड्रग्स। और ये सब निकलते कैसे? डाइजेस्ट डाइजेस्टिव वेस्ट के फॉर्म में निकलते हैं। लंग से CO2 और वाटर। स्किन में दो ग्लैंड्स होते हैं, स्वेट ग्लैंड्स और सिबेशियस ग्लैंड्स। स्वेट ग्लैंड से NaCl वाटर, सॉल्ट निकल रहा है, वाटर निकल रहा है, यूरिया थोड़ा बहुत और लैक्टिक एसिड। और सिबेशियस ग्लैंड से वैक्स, हाइड्रोकार्बन्स और ऑयल से सलाइवा निकलता है। मतलब सलाइवा से हल्का यूरिया निकलता है। ये स्वेट ग्लैंड्स का मेजर फंक्शन क्या होता है? कूलिंग।
एपिडर्मिस का ही तो मॉडिफिकेशन है, ग्लैंड्स है ना, फिर ग्लैंडुलर एपिथेलियम हो गया। क्या नहीं होती? वो तो केराटिन की कवरिंग, डेड होते रहते हैं सेल्स, तो निकलते रहते हैं, वो शेड भी होते रहते हैं। हाँ, मतलब इंसेक्ट्स में ज्यादा प्रोनाउंस होता है, अपने में तो कम ही होता है, अपने में इतनी नहीं होती, बहुत कम। रीना जी ऐसा बोल सकते हैं, मुझे पता है। लिख लिया, डन। फिर रीनल, कल चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, एक्सक्रीशन। फिर नेक्स्ट है केमिकल कंट्रोल एंड, नहीं, न्यूरल, सॉरी, मूवमेंट एंड लोकोमोशन। नेक्स्ट चैप्टर मूवमेंट एंड लोकोमोशन। अब भले ही कट होंगे, अपन पूरा पढ़ेंगे। हाँ, डाइजेशन तो हट ही गया चैप्टर, लेकिन पढ़ना पड़ेगा, पढ़ेंगे अपन। वो आपके प्लानर में पीछे है, इसलिए अभी तो पुरानी एनसीईआरटी यूज करना आप लोग, नई एनसीईआरटी लेना मत। तो बहुत पतली हो गई है नई वाली एनसीईआरटी, तो उसमें कुछ बचा ही। पर वो काम वही आएगी, अभी फिलहाल तो नीट में तो कुछ है नहीं नई एनसीईआरटी का नोट, अब कुछ आ जाए तो अलग बात है। ऐसा नहीं है, पता नहीं, अभी ये कुछ नहीं मालूम। बहुत पतली हो गई, हाँ बहुत पतली हो गई यार नए एनसीईआरटी में। हाँ, क्योंकि मकान बन रहा है मेरा, अभी लास्ट स्टेज पर है, तो मेरी माँ ने बोला जब तक मकान पूरा नहीं हो जाता तब तक नहीं खाना है, तो वो लास्ट फिनिशिंग में है। तो वो खत्म हो जाए, हाँ भी मतलब चल रहा है डन, पक्का। मतलब सब शामिल है उसमें। ठीक है भाई, अब नेक्स्ट रीनल थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस, एक टॉपिक और, फिर ये हटा लूं। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, मतलब थोड़ा सा, रीनल थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस का मतलब क्या है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, जहां कहीं भी ये शब्द आएगा रीनल, रीनल का मतलब है किससे संबंधित है, किडनी से। किडनी से अपन ने देखा था सब्सटेंसेस रीएब्सॉर्ब होते हैं, जैसे न्यूट्रिएंट्स हैं, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, ये कंप्लीटली रीएब्सॉर्ब हो जाते हैं। वाटर है या नाइट्रोजन कंपाउंड्स हैं, ये ऑलमोस्ट मॉडरेट अमाउंट में रीएब्सॉर्ब होते हैं, और कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो बिल्कुल भी रीएब्सॉर्ब नहीं होते। तो रीनल थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस का मतलब है किस बेसिस पर ये डेफिनेशन है, उनके रीएब्सॉर्प्शन के बेसिस पर। एक होंगे हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस, जिनका रीएब्सॉर्प्शन पूरा हो जाता है, जैसे ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड्स हैं, कंप्लीटली रीएब्सॉर्ब हो जाते हैं। फिर होते हैं मॉडरेट सब्सटेंसेस, वाटर हो गया, नाइट्रोजन कंपाउंड्स हो गए, इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए, जो कुछ अमाउंट में रीएब्सॉर्ब होते हैं। और तीसरा होता है जीरो थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस, ऐसे सब्सटेंसेस जो रीएब्सॉर्ब होते ही नहीं। कोई उसका एग्जांपल बता सकता है, ऐसा कोई सब्सटेंस जो बिल्कुल भी रीएब्सॉर्ब नहीं होता? यूरिया तो होता है, वो ऑस्मोलैरिटी भी मेंटेन करता है, तो वो भी रीएब्सॉर्ब होता है।
बिल्कुल सही। नहीं नहीं, मैं मतलब अच्छा, गुड। ये याद रखना, इन्यूलिन है, इंसुलिन नहीं। इंसुलिन एक प्रोटीन हार्मोन होता है, इन्यूलिन पॉलीसैकेराइड है, कार्बोहाइड्रेट है जो फ्रक्टोज से बना होता है। और ये क्रिएटिनिन क्या होता है? इन्यूलिन है, क्रिएटिनिन है। इन्यूलिन तो आपको एक कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसैकेराइड है जो फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है। और इन्यूलिन इसका हम यूज करते हैं, यूज टू स्टडी जीएफआर। जीएफआर स्टडी करने के लिए क्यों यूज करते हैं? क्योंकि जितना इन्युलिन आपने खाया है, जितना किडनी तक पहुंचा है, वो पूरा का पूरा फिल्टर हो जाएगा। तो अगर वो इन्युलिन पूरा का पूरा फिल्टर हो रहा है, मतलब किडनी सही काम कर रही है। और अगर वो पूरा फिल्टर नहीं हो रहा है, तो किडनी सही काम नहीं कर रही है। तो जीएफआर स्टडी करने के लिए हम इन्युलिन यूज करते हैं। ये क्या है? क्रिएटिनिन। ये जो जिम जाते हुए ना, वो सारे आधे जो जिम जाते हैं, जो साइंस बैकग्राउंड के नहीं होते, कैरेटिन खा रहे हैं, कैरेटिन खा रहे हैं, उन्हें बोलते कैरेटिन पाउडर चाहिए, कैरेटिन। वो क्रिएटिन होता है। कैरेटिन तो बालों में और नाखून वाला प्रोटीन है। कैरेटिन पाउडर खाता है, कैरेटिन। वो कैरेटिन नहीं है, वो क्या होता है? क्रिएटिन। मसल प्रोटीन्स की ग्रोथ के लिए एक कंपाउंड चाहिए होता है, क्रिएटिन। वो क्रिएटिन जब यूज होने के बाद वेस्ट बन जाता है, क्रिएटिनिन। ठीक है, हम मूवमेंट एंड लोकोमोशन में पढ़ेंगे ये बात। हां, क्रिएटिन फॉस्फेट एनर्जी सोर्स है, मसल ग्रोथ के लिए जरूरी है, जो मसल्स में होता है। ये क्रिएटिन जब मसल्स यूज कर लेती हैं, तो इसका वेस्ट प्रोडक्ट बनता है, जिसे हम कहते हैं क्रिएटिनिन। और ये वेस्ट है, तो ये पूरा का पूरा यूरिन में निकल जाता है, शरीर में नहीं रहता। अगर यूरिन से क्रिएटिन निकलने लग जाए, इसका मतलब मसल्स डीजेनरेट होने लग रही हैं। बीमारी होती है, जेनेटिक्स में पढ़ते हैं, मस्कुलर डिस्ट्रोफी या मायोटोनिक डिस्ट्रोफी। ये मसल बीमारियों के अंदर यूरिन से क्या निकलता है? क्रिएटिन। इसका मतलब क्रिएटिन अगर निकल रहा है, तो इट इज अ साइन ऑफ मसल डीजेनरेशन। बाकी निकलना क्या चाहिए? क्रिएटिन। तो क्रिएटिन के ब्रैकेट में मैं यहां पे लिख देता हूं, इट इज वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ क्रिएटिन। हां, प्रोटीन क्यों लेते हैं? मसल क्रिएटिन मसल ग्रोथ के लिए, मसल मास बढ़ेगा, बढ़िया है, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते इसमें, नेचुरल है ये। हाँ, नहीं, ऐसा कोई मतलब हाइपोथेसिस है, ऐसा कोई साइंटिफिक प्रमाण तो एविडेंस है नहीं कि जिससे क्रिएटिन से ब्रेन मेमोरी बढ़ती है। ब्रेन मेमोरी बढ़ने के बहुत 2-3 चीज कारण होते हैं। सिंपल सी बात है, प्रैक्टिस। मतलब जितना आप ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हो, जितना आप उसको, सिंपल सी बात है, मसल ग्रोथ कब होती है? जब आप मसल को ज्यादा यूज करते हो। तो ब्रेन ग्रोथ भी कब होगी? जब सुडोकू सॉल्व करते हो, कोई चीजें पढ़ते हो, एनालिसिस करते हो, ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हो, तो वो न्यूरॉन्स को स्टिमुलेटेड रखता है। इसलिए जो लोग रेगुलर रीडिंग हैबिट जिनकी होती है, उनको अल्जाइमर्स और पार्किंसन जैसे बीमारियां होती नहीं है। जो कंप्लीट लैक ऑफ एकेडमिक्स या कंप्लीट लैक ऑफ रीडिंग अगर हो, तो धीरे धीरे जब न्यूरॉन स्टिमुलेट नहीं होंगे, तो वो डीजेनरेट जल्दी होने लग जाते हैं। इसलिए सुडोकू और ये पजल्स लोग सॉल्व करते रहते हैं। क्यों? ब्रेन एक्टिविटी बनी रहे।
ठीक है, कल हम ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। एनसीईआरटी कल आपकी पूरी तैयार हो जानी चाहिए, सारे चैप्टर्स। और वो तो कितने हो गए, 4 हो गए। देखो यार, हाँ मतलब जनवरी एंड फरवरी 15 तक, नॉर्मली 15 फरवरी तक पूरा हो जाना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। 15 फरवरी तो यार मई में एग्जाम है, तो 15 फरवरी तो आराम चलेगा, क्यों नहीं चलेगा। फरवरी 15 फरवरी इज वेरी अर्ली। आपको जनरली 75 डेज मिनिमम चाहिए रिवीजन के लिए। किसी भी चैप्टर को वापस रिवाइज 2 या 3 बार अगर आप करना चाहते हो तो यू नीड 75 डेज। मई में अगर नीट है तो इफेक्टिवली सही टाइम है मार्च, 15 मार्च तक का सिलेबस होना चाहिए, ताकि आपके पास 75 दिन मिलते हैं रिवीजन के लिए। तो अपन तो वैसे भी 1 महीना पहले हो जाएगा। उससे जल्दी करके करोगे क्या, दिसंबर में करके करोगे क्या? नहीं, वापस रिवीजन मतलब 75 डेज एक पीरियड होता है जो काफी है रिवीजन के लिए। डन, लिख लिया ये। चलो।